टू करंट अफेयर फंडा। आज हम फिजिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है वर्क एंड एनर्जी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्म वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या है। मींस अगर हमने डेली लाइफ के बारे में बात करें तो वर्क क्या है, किसी भी कोई भी एक्टिविटी जो हम फिजिकली करते हैं या इवन जो हम मेंटल वर्क करते हैं, मेंटली भी जो हम काम करते हैं उसको हम वर्क कहते हैं। लेकिन अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वर्क का मतलब है कि मींस जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, दैट फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। इससे पहले हमने फिजिक्स में मोशन फोर्स के टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि मोशन क्या होता है, और साथ में फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक था फोर्स, जिसमें बताया कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, जिस बॉडी पे वो एक्ट करता है उसका इफेक्ट क्या होता है। मींस फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। तब हम कहते हैं कि दैट वर्क इज डन ऑन द बॉडी। सो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क की डेफिनेशन है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, इट कॉजेज मोशन इन द बॉडी, तब हम कहते हैं कि वहां पर वर्क हुआ है। अब इसको हम इसकी लैंग्वेज पे आते हैं। वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. Means work is equal to F into S, where F is the force जो हमने किसी बॉडी पर एक्ट किया है, और साथ में S is the displacement of the body. इसको हम इस तरीके से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स इस वक्त ग्राउंड पे है और इसकी पोजीशन मान लीजिए A है और इसका मास M है। इसकी इस वक्त पोजीशन एट ये A पोजीशन पर है, इस पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, दैट इज F। अब इसकी जो पोजीशन हो गई फाइनल पोजीशन, वो मान लीजिए एट पॉइंट B पर इसकी पोजीशन है और इसका मास है M। वही सेम बॉक्स है जो अपनी पोजीशन को चेंज उसने कर लिया है, पहले वो A पर था अब वो B पर आ गया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा और अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। दैट मींस फ्रॉम A टू B द डिस्प्लेसमेंट इज S। इसका मतलब है उसकी जो पोजीशन में चेंज आया है वो डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस कि अब उसमें कितना उसकी पोजीशन में फर्क आया है, उसने कितना डिस्टेंस मूव करा है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस की बजाय मोर करेक्टली हम वर्ड यूज करेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट। वाई वी कॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन में चेंज आना। मींस डिस्टेंस तो मूव हुआ है, साथ में उसकी पोजीशन भी चेंज हुई है। आगे जो फर्दर स्लाइड्स में हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि इसके अगर हम इसको अलग अलग लेते हैं या इसको एक सेंस में लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इसकी इक्वेशन पे। सो इसे हम कहते हैं कि अब इस बॉडी के ऊपर वर्क अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ है, जिसने इस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस किया है, एंड वी सेड दैट वर्क इज डन। अब ये जो वर्क डन है ऑन दिस बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स अप्लाई जो हमने इस बॉडी के ऊपर M मास की बॉडी पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, ये उस पर डिपेंड करेगा, और साथ में डिपेंड करेगा कि उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये होता है S, इसको हम S से डिनोट करेंगे। मींस वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। अब वर्क डन की वर्क की यूनिट क्या है? वर्क की जो SI यूनिट है वो है जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसकी जो SI यूनिट है वो जूल है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल J। अब हम इसकी यूनिट फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपको पता है कि फोर्स के SI यूनिट है न्यूटन, और इसकी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट है मीटर। तो देयरफॉर इसकी जो SI यूनिट हो जाती है वो हो जाती है न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू जूल। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी सिर्फ क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इस चीज का क्या मतलब है?
जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स के ऊपर एक बच्चा रन कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ये मान लीजिए कि वो इस डायरेक्शन में वो बच्चा ऊपर जा रहा है, एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस चाइल्ड, एंड दैट वेट ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू m इंटू जी। जैसे कि इससे पहले भी फिजिक्स की वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है कि वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, where m is the mass of the child or g is the acceleration due to gravity at that place. So m into g is the weight of the child. जितना इसका वेट है उतना ही फोर्स वो इस ग्राउंड पे इन स्टेयर्स पे एक्सर्ट कर रहा है। सो देयरफॉर वेट इज इक्वल टू m, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। और ये जो स्टेयर्स का डिस्टेंस है ये कितनी हाइट पर है, ये मान लीजिए कि इसकी हाइट h है। इसका मतलब है कि जब ये बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी का मतलब है कि जिस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, जिस अट्रैक्शन से, जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वी कॉल्ड इट्स ग्रेविटी। तो अब ये बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और इसे हम कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला है दैट वर्क डन बाय दिस चाइल्ड इज गिवन बाय mgh, m into g into h, where m is the mass of the child or mass of the body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height or the distance. Whenever work is done against gravity, the amount of work done is equal to the product of weight, that mg is equal to weight of the body, and the vertical distance through which the body is raised. So we called it as work done against gravity, क्योंकि ये gravity के विपरीत, दैट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ कार वेइंग 1000 kg एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। ये मान लीजिए कि ये कार है और इस कार का जो मास है वो हमें 1000 kg गिवन है। अब ये 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उसने 50 मीटर का डिस्टेंस s इज इक्वल टू 50 मीटर है वो उसने ट्रेवल किया, उसके बाद वो रुक गई। इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है u, वो हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, और साथ में हमें मास भी गिवन है वो है 1000 kg का। इन्होंने ये कहा है कि एंड में आके वो कार स्टॉप हो गई, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय v, इट बिकम्स 0। अब साथ में वो डीएक्सलरेट कर गई है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, मतलब अब हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ m इंटू ए। मास हमें यहाँ पे गिवन है वो है 1000 kg, हमें a नहीं पता। इसका मतलब है इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे, और a को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। उसकी एक इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये देखिए यहाँ पे हमें सारी क्वांटिटीज गिवन है। v हमने यहाँ पे 0 लिया क्योंकि एंड में आके कार स्टॉप हो गई है। u हमें गिवन है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू a हमें फाइंड आउट करेंगे यहाँ से और उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। s हमें ऑल्सो गिवन है वो है 50 मीटर। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। v यहाँ पे 0 है, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50। लेट अस सॉल्व द इक्वेशन। ये हो जाएगा 900 प्लस 100 a। इस 900 को इधर लेकर आएंगे, इट गेट्स द माइनस साइन, माइनस 900 इज इक्वल टू 100 a। इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू माइनस 900 डिवाइडेड बाय 100 meter per second square, it gives us the value as
-9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो माइनस साइन आ रहा है ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि दैट इट डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे जाकर कम हो गया है। इट माइनस, जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमें यही डिनोट करता है। सो यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, m हमें गिवन है 1000 kg इंटू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट गिव्स अस 9000 न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, वो हम यहीं पर, यहाँ पर हम वही वैल्यू वही यूनिट लेंगे। सो फोर्स की वैल्यू हमें आ गई। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, दिस इज द सेकंड पार्ट कि अब वर्क डन क्या होगा बाय द ब्रेक्स। एज यू नो द फार्मूला W इज इक्वल टू F इंटू S। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू है 9000 न्यूटन इंटू S हमें गिवन है 50 मीटर। सो देयरफॉर आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 45,000 न्यूटन मीटर और जूल्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली, अब इस लाइन का क्या मतलब है? अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा है वर्क का, दैट इज वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, इसमें हमने एक चीज स्टार्टिंग में ही बोली थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स जो फोर्स बॉडी पर एक्ट हुआ है उसने क्या किया, उसने बॉडी को मूव कर दिया, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ था? वो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करा है, ये मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा है इस बॉडी पर, तो जो बॉडी मूव हुई, ये जो बॉक्स मूव हुआ, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव हुआ है। सो देयरफॉर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर एक केस मान लीजिए, ये मान लीजिए कि एक बच्चे ने इस टॉय को, ये टॉय है, टॉय कार है मान लीजिए, इसके यहाँ पे व्हील्स हैं और एक स्ट्रिंग से वो इसको खींच रहा है। ये मान लीजिए यहाँ पे वो चाइल्ड खड़ा है और इसको वो अपने हाथ से खींच रहा है। अब ये जो फोर्स अप्लाई होगा, जो ये बच्चा इसके ऊपर बॉक्स पे या इस टॉय पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इट अप्लाइज अलोंग द दिस लाइन। ये मान लीजिए कि ये पोजीशन इसकी O है और ये मान लीजिए A है, दैट मीन्स ये AO लाइन पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फोर्स इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करेगा इस कार के अंदर। अब ये कार कहाँ मूव करेगी? ये जो टॉय है ये इस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन प्रोड्यूस हुआ है, इट प्रोड्यूस इन दैट मीन्स इट इज एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी ये, इस डायरेक्शन में फोर्स इस बच्चे ने अप्लाई करा है अलोंग द स्ट्रिंग। मोशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो मान लीजिए कि OX पे प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब है इट इम्पार्ट एन एंगल थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंगल इम्पार्ट करेगा। पूरा फोर्स इस बच्चे ने जो अप्लाई करा, उसका पूरा पार्ट इसको मूव करने में, इस टॉय कार को मूव करने में यूज नहीं हुआ है, केवल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का यूज हुआ है। सो देयरफॉर इन दिस केस वी यूज द फॉर्मूला W is equal to F cos theta into S, where S is the displacement of the body and F cos theta is the horizontal component of the force, is the horizontal component of the force. Force का जो effective part है, means effective part मतलब that means वो part जो कि इस बॉडी में इस टॉय का मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो केवल यही पार्ट है इसका। दैट मीन्स इसका जो कॉस थीटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वही इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। देयरफॉर हम केवल इसके इसी पार्ट को इस फॉर्मूला में इंक्लूड करेंगे। जबकि ये जो केस था, इस केस में था कि जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। सो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिया था इससे प्रीवियस स्लाइड में। लेकिन अगर जो फोर्स है वो ओब्लिकली इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो F cos थीटा इंटू S यूज करेंगे, क्योंकि पूरा फोर्स जो बच्चा ये अप्लाई कर रहा है ऑन दिस टॉय कार, वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसका एक पार्ट, इसका केवल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इस्तेमाल हो रहा है। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं, जैसे कि वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स
इसका मतलब है कि जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कॉज हो रहा है। इसका मतलब है कि अब जो एंगल है, ये मान लीजिए एफ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और इसका मोशन भी इसके अपोजिट एक्ट हो रहा है। अब ये जो एंगल है दैट एंगल इज 180 डिग्री। ये जो एंगल है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसका मतलब है कि अब जो थीटा है वो 180 डिग्री हो गया। जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। सो देयरफॉर नाउ एंगल इज 180 डिग्री। तो अब इस केस में अब जो एफ की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। मतलब एफ W is equal to minus F into S. This is a condition when when the force applied is in opposite direction to the direction of the motion. एक और condition यहाँ पर apply होती है when the theta is equal to 90 degree. मतलब जिस means जो force applied is at the right angle टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक मान लीजिए कि एक आदमी के सर पे या एक कुली के सर पे कुछ सामान है, कुछ सूटकेस है। ये मान लीजिए इसने एक कुली ने अपने सर पे सूटकेस रखे हुए हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो इसके जो सूटकेस का जो वेट है, जो फोर्स है, वो फोर्स क्या है? वेट ऑफ दिस सूटकेस जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। दिस इज द फोर्स। इसका मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है एट द 90 डिग्री और एट द 90 डिग्री ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये चल रहा है इस तरफ को। तो इसका जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो आपस में परपेंडिकुलर है। उनका जो थीटा है, उनके बीच का जो थीटा है, एंगल है, वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है अगर हम 90 डिग्री को यहाँ पुट करते हैं, सो W वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। अगर F cos 90 डिग्री इंटू एस, जैसे कि आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, सो देयरफॉर वर्क डन इज 0। इसका मतलब है कि इस केस में कोई वर्क डन नहीं है। बेशक इसने अपने सर पे बोझ लिया हुआ है और वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि दैट इन दिस केस work done is 0 because the direction of force and the direction of motion are perpendicular to each other. That means they are at 90 degree to each other. अब हम आते हैं, हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है? जैसे कि हमने कहा कि जब फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है इट प्रोड्यूसेस मोशन, और तब हम कहते हैं कि दैट वर्क वहां पे डन हुआ है, दैट वर्क इज डन ऑन दैट बॉडी। वर्क डन हुआ है इसका मतलब है कि वहां पर जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई है। मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू, अगर किसी बॉडी ने वर्क करा है इसका मतलब है उसकी एनर्जी कंज्यूम हुई है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है वो क्या है? वो अमाउंट, दैट अमाउंट इज इक्वल टू द वर्क डन, इक्वल टू द वर्क इट कैन डू when this energy is released। उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उसी एनर्जी को रिलीज करके वर्क करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि that work done is equal to energy consumed or the energy released। so एनर्जी की जो SI यूनिट है वो भी जूल है। the SI unit of energy is joule and it is also a scalar quantity। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जो जूल है, दैट जूल इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एक स्मॉलर यूनिट है। इसकी जो लार्जर, जो बिगर यूनिट है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो है किलो जूल। सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको हम आगे इसको यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में।
काइनेटिक एनर्जी को देखने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कितने तरीके की होती है। एनर्जी काफ़ी तरीके के इसके फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, एंड देन केमिकल एनर्जी, देन हीट एनर्जी, एंड देन रेडिएशन एनर्जी, देन न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, मेनली जो हम इस टॉपिक में दैट मीन्स इस फिजिक्स के इस टॉपिक में हम दैट मीन्स उसको डिस्कस करेंगे, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हम इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और साथ में इनके फॉर्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे। कंबाइन दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। वी कॉल देम एज मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर दैट मीन्स रिवर, दैट मीन्स एक वाटर फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स फ्लोइंग वाटर, और या जो विंड है जो ब्लो कर रही है, दैट मीन्स विंड इज ब्लोइंग। ये जो दोनों ही चीजें हैं इनके अंदर वेलोसिटी है। जो अगर वाटर फ्लो कर रहा है और साथ में विंड जो ब्लो कर रही है, इन दोनों में वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी की वजह से वो टरबाइन का जो पैडल होता है, जो टरबाइन होता है, उसको मूव कर देती हैं। ये मूव कैसे कर सकती हैं? इसका मतलब है इनके अंदर कुछ तो एनर्जी है जिस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये वर्क कर रही है। अदरवाइज वाटर ऐसे वर्क नहीं कर सकता है। जब अगर ये फ्लो कर रहा है इसका मतलब है इसके अंदर कुछ वेलोसिटी है इसका, और ये इसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करके वो आगे टरबाइन को मूव कर रहा है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वहां पर भी जो फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है टरबाइन को मूव करने के लिए। अगर टरबाइन को मूव कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये वर्क कर रहे हैं मींस इनके अंदर एनर्जी है, तभी तो ये वर्क कर पा रहे हैं। सो देयरफॉर अगर हम इसको एक डेफिनेशन में देखा जाए, मींस एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसके जो मोशन की वजह से, इसकी वेलोसिटी की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। वी कॉल्ड इट एज काइनेटिक एनर्जी। और जो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। Kinetic energy of a body is depend on the mass. That means kinetic energy of a body is directly proportional to its mass. जितनी ज़्यादा बॉडी भारी होगी, उसका वेट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा, जितना उसका मास ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा उसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज directly proportional to v², means v is the velocity of the body। जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। कंबाइन करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। इसे टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस move with uniform velocity v and 3v respectively, find the ratio of the kinetic energy। इसका मतलब है कि पहले हम एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर दूसरी बॉडी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 mv1 का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, इसका मतलब है हम इसको m ले सकते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v। v1 को हम लेते हैं v, दैट मीन्स ये फर्स्ट बॉडी है, तो इसका तो आ गया दिस इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू 1/2 मास इज सेम दैट इज m। v की जगह पर, जो वेलोसिटी की जगह पर आएगा 3v, सो देयरफॉर अप्लाई दिस 3v, नाउ इट बिकम्स mv² इंटू 9। अब इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं मीन्स ke1 डिवाइडेड बाय ke2 इज इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 1/2 mv² into 9, this whole cut out it becomes 1/9, that means इसका रेशो आ गया 1/9। ये हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/9।
मीन्स जो वेलोसिटी है वेलोसिटी के स्क्वायर पे ही डिपेंड करती है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, बट it is directly proportional to the square of the velocity. How much work should be done on a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second? Ignore air resistance and friction. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन इग्नोर करने के लिए कहा गया है, अदरवाइज जो वर्क होता है, जो वर्क डन होता है, वो इसके एनर्जी के साथ साथ इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. नॉर्मल अगर डेली लाइफ में हम देखें तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों के ऊपर जो टोटल वर्क डन है वो डिपेंड करता है. बट यहाँ हम इस क्वेश्चन में इस चीज को हमें इग्नोर करना है. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बाइसिकल जिसका मास 20 kg है, मीन्स m इज इक्वल टू 20 kg, उसकी पहले स्पीड थी v1 थी 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इसकी v2 स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. अब हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मच वर्क शुड बी डन, इसकी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड करने में कितना वर्क डन हुआ. सो वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस इन दिस काइनेटिक एनर्जी. मतलब कि पहले जो v1 स्पीड के लिए जो काइनेटिक एनर्जी थी और उसके बाद जो v2 स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी थी, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के हमें वर्क डन पता लग जाएगा. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर. मास यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि सेम बाइसिकल है, सो देयरफॉर हम 20 kg ही यहाँ पर लेंगे. 20 kg इंटू v1 हमें गिवन है 2, सो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 20 जूल्स. KE2 that means kinetic energy in the second case is equal to 1/2, again m is same, v2 square. Substitute the value, m की जगह पे रखेंगे 20 kg into v2 की जगह पे रखेंगे 5, sorry here is 2 more, into 2 is equal to 40 joules. 5 into 5 10, so here comes the answer joule. इसका मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करिए, 250 minus 40 is 210 joules. So work done is equal to this 210 joules. Means इतना work done होगा तभी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड पर आ पाएगी. So this is the answer of the question. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मीन्स जैसे मान लीजिए कि इस वक्त मेरे पास एक कोई ईंट है, अब वो ईंट इस वक्त ग्राउंड पे है. अगर वो ईंट ग्राउंड पे है इसका मतलब है कि अभी वो ऐसे कैसी पड़ी है, इसके अंदर कोई एनर्जी इस वक्त नहीं है. अब ये मान लीजिए कि मैंने इस ईंट को उठा के एट डिस्टेंस h, मान लीजिए मैं छत पर ले गई और मैंने इसको रूफ पर रख दिया. इसका मतलब है कि अब ये इस पोजीशन से उठकर एट अ डिस्टेंस h पर आ गई. अगर ये ईंट ऐसे ही ग्राउंड पर रखी है किसी को कोई हार्म नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इसको किसी हाइट तक ले जाऊं और उसके बाद इसको छोड़ दूं नीचे, तो या तो ये किसी को हर्ट कर देगी और या ये किसी चीज को तोड़ देगी. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ क्योंकि जब मैं इसको एक हाइट तक ले गई, ये मान लीजिए कि मैं इसको एच डिस्टेंस तक मैं इसको ले गई, इसका अपना भी कुछ मास है और ये खुद वेट एक्सर्ट कर रही है mg. सो अपने वेट के मुताबिक ये फोर्स एक एक्ट कर रही है. इसका मतलब है दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन हुआ है. मैंने इस ईंट को ऊपर उठा के ऊपर लेकर आई हूँ, मैंने वर्क डन किया है. अब वो जो वर्क डन है वो वर्क डन एक एनर्जी के फॉर्म में इस बॉडी में स्टोर होगा, विच इज इक्वल टू mgh. ये जो mgh है, ये जो वर्क डन है, दैट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी मैंने इसको ऊपर उठाया है. इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विच इज इक्वल टू mgh. यही वर्क डन
इस बॉडी में एज अ एनर्जी स्टोर हुआ है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन द शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोजीशन की वजह से जो आता है, दैट मीन्स मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी, पहले ये ग्राउंड पे थी, मैं इसको एट अ हाइट h पर ले गई, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म हम हर जगह PE लेंगे, और चेंज इन द शेप, इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कॉम्बिनेशन में इन दोनों को जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही लेते हैं, हम यही कहते हैं कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस बॉडी में स्टोर है। अब ये पोजीशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया इन अ फॉर्म ऑफ अ बॉडी, और एक ईट के रूप में मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे पुट कर दिया। व्हाट अबाउट द चेंज इन शेप? जैसे कि आपने गुलेल देखी होगी, गुलेल पे यहाँ जो रबड़ लगी होती हैं, अगर मैं इन रबड़ को स्ट्रेच करती हूँ, ये मान लीजिए कि मैंने इस रबड़ को स्ट्रेच किया है, मैंने इस रबड़ को खींचा है, तो उसको खींचने की वजह से उसकी शेप में चेंज हुआ, मीन्स स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी शेप चेंज हुई। अब उसमें उसको खींचने में मैंने वर्क किया है, दैट मीन्स वर्क इज डन या वर्क डन। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जब इसके ऊपर एक पत्थर रख के हम छोड़ देते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी इस रबड़ की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्टोन जो है वो एक बहुत ही ग्रेट, एक अच्छी वेलोसिटी के साथ छुट जाता है। सो इसको बताने का, जो एग्जाम्पल को बताने का सेंस था वो ये था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मीन्स चेंज इन शेप की वजह से किस तरीके से एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg, to what height it should be raised so that its potential energy may be 9800 जूल। अब यहां पर हमें जो इसका वेट दिया हुआ है, दिस इज नॉट वेट, दिस इज मास, इज इक्वल टू 200 kg, और हमसे h पूछा जा रहा है कि कितनी हाइट तक उसको रेस किया जाए कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज वो हो जाए 9800 जूल्स के इक्वल। अब जैसे कि आप जानते हैं जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन सब डाटा को हम पुट करके इस इक्वेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू mgh, इसमें पुट करेंगे। m की वैल्यू है 200 kg, g की वैल्यू है 9.8। अब यहां से हमें h फाइंड आउट हो जाएगा 9800। सो h इज इक्वल टू 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 200। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मीटर में जो आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट मीन्स इतनी हाइट तक हमें उस मतलब गेहूं के बोरे को रेस करना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 9800 के इक्वल हो जाए। सो विद दिस वी एंड आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और साथ में ये जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप SSC CHL और SSC CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और साथ में फिजिक्स में अभी तक मोशन और साथ में ग्रेविटेशन एंड फोर्स की टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। सो अगर आपने उनको नहीं देखा है सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।